नमस्कार। जरा सोचिए, एक कंपनी जो यहाँ मसाले और कपड़ा बेचने आई थी, वो देखते ही देखते एक पूरे उपमहाद्वीप पर कब्जा कर ले। ये कहानी है ईस्ट इंडिया कंपनी की, जिसने मुनाफे के लिए शुरू हुए एक सफर को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव में तब्दील कर दिया। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि उस बड़ी पहेली का हिस्सा है जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। चलिए, इस अनोखे और सच कहूं तो काफी चौंकाने वाले बदलाव की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी शुरुआत हुई बक्सर की लड़ाई जैसी बड़ी जीतों से। इन जीतों के बाद कंपनी के गोदामों में सिर्फ माल नहीं था, बल्कि अब उसके हाथ में सत्ता की असली चाबी आ चुकी थी। वो अब सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, बल्कि शासक बनने की राह पर निकल पड़े थे। ये संधि सिर्फ कोई कागज का टुकड़ा नहीं थी। इसने कंपनी को भारत के सबसे अमीर प्रांतों से टैक्स मतलब लगान वसूलने का कानूनी हक दे दिया। सीधे सीधे कहें तो अब भारत के खजाने की चाबी कंपनी के हाथ में थी। और यहीं से असली दिक्कत शुरू होती है। सत्ता अब ऐसे लोगों के हाथ में थी जो व्यापारी और क्लर्क थे, शासक नहीं। उन्हें मुनाफे की भाषा समझ आती थी, प्रशासन या लोगों की भलाई की नहीं। उनका मकसद था बस एक, अपनी जेबें भरना, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। तो अब जब पावर हाथ में आ गई, कंपनी ने बंगाल में शासन करने का अपना पहला और कह सकते हैं कि सबसे विनाशकारी एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो इतिहास में दोहरे शासन के नाम से कुख्यात हुआ। अब इसे दोहरा शासन क्यों कहा गया? क्योंकि इसने पावर को दो हिस्सों में बांट दिया, एक हिस्सा कंपनी के लिए और दूसरा स्थानीय नवाब के लिए। लेकिन ये बंटवारा बड़ा ही चालाकी भरा और जानबूझकर तबाही लाने के लिए बनाया गया था। जरा इस सिस्टम को देखिए। ये तो तबाही का एक परफेक्ट नुस्खा था। कंपनी के पास सेना थी, पैसा था, मतलब सारी की सारी ताकत, लेकिन शासन की कोई जिम्मेदारी नहीं। और दूसरी तरफ बेचारे नवाब के सिर पर कानून व्यवस्था से लेकर न्याय तक की सारी जिम्मेदारियां थीं, पर उसके पास ना तो ताकत थी और ना ही पैसा। और नतीजा, जैसा कि होना ही था, बिल्कुल विनाशकारी। बंगाल, जो कभी भारत का सबसे खुशहाल प्रांत माना जाता था, वो अराजकता, भुखमरी और गरीबी में डूब गया। खेत बंजर हो गए, उद्योग धंधे चौपट हो गए और आम लोगों की जिंदगी नरक बन गई। एक कंपनी का लालच एक पूरे के पूरे प्रांत को निगल रहा था। जल्द ही बंगाल की ये भयानक तस्वीरें और लूट खसोट की कहानियां लंदन तक पहुंचने लगीं। इससे ब्रिटिश संसद पर दबाव बना कि वो इस मामले में दखल दे। तो अब लंदन में बैठे लोगों को ये समझ आ गया कि इस बेलगाम कंपनी को काबू में लाना ही होगा। इसलिए उन्होंने दो बड़े कानून पास किए। इनका सीधा मकसद था कंपनी की ताकत पर लगाम लगाना और भारत में किसी तरह व्यवस्था को फिर से पटरी पर लाना। लेकिन ये जो पहला कानून था ना, रेगुलेटिंग एक्ट, ये पूरी तरह से फेल हो गया। ये कुछ ऐसा था जैसे एक ऐसी गाड़ी बना दी हो जिसके पहिए अलग अलग दिशा में घूम रहे हों। गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के बीच लगातार झगड़ों ने प्रशासन को लगभग ठप ही कर दिया। तो फिर आया पिट्स इंडिया एक्ट, और ये एक गेम चेंजर था। इसने लंदन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया। इसका मतलब ये था कि अब से कंपनी के हर बड़े फैसले पर ब्रिटिश सरकार की सीधी नजर होगी। कंपनी की मनमानी का दौर अब खत्म हो रहा था। ठीक है, तो लंदन ने तो रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, लेकिन भारत में जमीन पर रोज रोज का काम कौन करेगा? अब बात करते हैं उस मशीनरी की जिसे अंग्रेजों ने भारत पर राज करने के लिए तैयार किया। इस नई मशीनरी की रीढ़ की हड्डी थी सिविल सर्विस, मतलब एक प्रोफेशनल सरकारी अफसरों की फौज, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ शासन चलाने के लिए ही ट्रेनिंग दी गई थी। और इस सिस्टम की नींव रखी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, जिन्हें आज भी भारत में सिविल सेवा का जनक कहते हैं। अब प्रशासन चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? पैसा। और उस जमाने में पैसा आता था जमीन से। अंग्रेजों ने लगान वसूलने के लिए 3 अलग अलग सिस्टम बनाए: स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। हर सिस्टम ने भारत के अलग अलग हिस्सों में किसानों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। तो ये जो नए नए सिस्टम और कानून बनाए गए, इनका भारत के आम लोगों पर क्या असर पड़ा? चलिए, अब जरा इन नीतियों के असली जमीनी नतीजों पर एक नजर डालते हैं। 1813 के बाद तो मानो एक बाढ़ सी आ गई। ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में बना सस्ता कपड़ा भारतीय बाजारों में भर दिया गया। इसका नतीजा, भारत का वो कपड़ा उद्योग जो सदियों से दुनिया भर में मशहूर था, वो लगभग तबाह हो गया।
लाखों बुनकर और कारीगर रातों रात सड़क पर आ गए। ये 40% सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचिए, ये उन लाखों कारीगरों की कहानी है जिन्हें अपनी ही मेहनत की कमाई को बाजार भाव से 40% तक कम कीमत पर बेचने पर मजबूर किया जाता था। ये एक सोची समझी व्यवस्था थी जो सिस्टमैटिक तरीके से भारत की दौलत को ब्रिटेन भेज रही थी। अब इस पूरी पहेली का आखिरी और शायद सबसे जरूरी टुकड़ा बाकी था, भारतीय समाज को ही अपने हिसाब से ढालना, ताकि वो नए प्रशासन की सेवा कर सके। अंग्रेजों ने रेलवे और अंग्रेजी शिक्षा जैसी कई आधुनिक चीजें तो शुरू की, लेकिन इसके पीछे उनका मकसद बहुत साफ था, अपने शासन को और मजबूत करना और मुनाफा कमाना। पर हुआ कुछ ऐसा जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। इसी अंग्रेजी शिक्षा से एक ऐसा पढ़ा लिखा भारतीय वर्ग पैदा हुआ जिसने आज़ादी और राष्ट्रवाद जैसे पश्चिमी विचारों को सीखा और फिर उन्हीं विचारों को ब्रिटिश राज के खिलाफ एक हथियार बना लिया। तो अगली बार जब हम भारत की ब्यूरोक्रेसी, इसके कानून या पुलिस सिस्टम को देखते हैं तो ये सवाल पूछना बनता है, आज भी इन सिस्टम्स में उस अंग्रेजी राज की नींव की कितनी गहरी छाप मौजूद है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।